हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्टिकल 21। फ्रेंड्स, अभी तक हम अपने वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन और उनके शॉर्ट क्वेश्चन, और हमने अपने पूरे लेसन को वन बाय वन हमने वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आप सभी ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ सबसे पहले वो वीडियो देखिए। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉन्ग क्वेश्चन और उनको कैसे हम लिखेंगे, कैसे आंसर राइटिंग करेंगे, ये सभी चीज़ें आज के वीडियो में हम समझेंगे। तो आइए देखते हैं कि हमारा लॉन्ग आंसर कैसे लिखेंगे और कैसे उसको हम आंसर राइटिंग करेंगे। तो जो हमारा लेसन 1 चल रहा है उसका नाम है हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर टू रीड। मैंने अपनी ग्रैंडमदर को पढ़ना कैसे सिखाया, और ये लिखा गया है सुधा मूर्ति के द्वारा। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। लॉन्ग क्वेश्चन को फ्रेम करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वर्ड लिमिट जो दी है उसी के अंदर ही हम लिखें, और उससे ज़्यादा ना हो ना उससे कम हो। और ये हो सकता है कि प्लस माइनस 10 वर्ड्स तो चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल छोटा भी नहीं होना चाहिए, जैसे कि शॉर्ट आंसर्स होते हैं। और क्वेश्चन को हम बहुत ही केयरफुली रीड करेंगे और उसमें देखेंगे कि इसमें हमसे क्या पूछने की कोशिश की गई है। तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और ये उसका लॉन्ग आंसर है। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये वर्ड लिमिट यहाँ पे इतनी 117 इतने वर्ड्स में मैंने इस आंसर को कंप्लीट किया है। तो आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन और कैसे हम उसका आंसर देंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वाई वॉज द ग्रैंड मदर सो डीपली अटैच टू द नॉवेल काशी यात्रे। अब हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि जो ग्रैंड मदर थी वो काशी यात्रे नॉवेल से इतना गहराई से क्यों जुड़ गई थी। ठीक है, वाई लगा है आगे ना क्वेश्चन पे। तो ग्रैंड मदर उस काशी यात्रे नॉवेल से इतना गहराई से क्यों जुड़ी हुई थी। ठीक है, और आगे क्या पूछा गया है, एंड व्हाट मेड हर रियलाइज द क्रूशियल नेसेसिटी ऑफ लर्निंग टू रीड ऑन हर ओन। और दूसरा पार्ट इसमें हमसे पूछा गया है कि ऐसा उनके साथ में क्या हुआ जिससे उन्होंने ये डिसाइड किया कि उनको पढ़ना सीखना पड़ेगा और वो दूसरे पे ज़्यादा डिपेंड नहीं रह सकती हैं। तो ये क्वेश्चन हमसे दो पार्ट्स में पूछा गया, यानी हमसे इसमें दो बातें पूछी गई हैं। जैसा कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसी के अकॉर्डिंग हमको आंसर राइटिंग भी करनी है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, वाई वॉज द ग्रैंड मदर सो डीपली अटैच। सबसे पहले हम बताएंगे कि वो डीपली अटैच्ड क्यों थी उस नॉवेल काशी यात्रा से, जिसका नॉवेल का नाम क्या था, काशी यात्रा। उससे डीपली अटैच्ड क्यों हो गई थी, क्योंकि वो उस स्टोरी, उसमें जो स्टोरी बताई गई थी एक लेडी की, कि उस लेडी ने एक ऑर्फन गर्ल की हेल्प की थी जो कि अनाथ थी, और वो वेडिंग करना चाहती थी क्योंकि उसको किसी से प्यार हो गया था लेकिन उसके पास में पैसे नहीं थे। तो उस लेडी ने क्या किया, जो काशी यात्रा नॉवेल में थी, उसने अपना जो सारा धन था, सभी सेविंग्स थी, जो सब पूरा पैसा उस लड़की को दे दिया। उसका क्या मानना था कि दिस इज द अल्टीमेट पुण्य, और वो काशी नहीं जाएगी क्योंकि उसके लिए यही सबसे बड़ा पुण्य है। तो इस स्टोरी में जो सुधा मूर्ति ने लिखी है, इसमें क्या बताया कि जो ग्रैंड मदर है वो क्या है, वो अपने आप को उसी लेडी की तरह समझने लगती हैं कि हाँ, मैंने भी इसी टाइप से सेक्रीफाइस किया है, मैं भी काशी जाना चाहती हूँ लेकिन नहीं जा पा रही हूँ। तो ये सभी बातें हैं जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को इस स्टोरी से अटैच कर लिया था और उससे जुड़ गई थी। तो इस प्रकार से हम ये सभी बातें इसमें लिख देंगे, मेंशन कर देंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखिए, द ग्रैंड मदर कृष्टिका, उनका नाम क्या था, कृष्टिका। ये भी हमें ध्यान रखना है कि जो नरेटर की ग्रैंड मदर है यानी सुधा मूर्ति की, उनका नाम क्या है, कृष्टिका। ठीक है, तो इसकी स्पेलिंग भी हम बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे और उसकी स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए। क्या है स्पेलिंग, KRISHTA। अब यहाँ पे डबल के है, कई स्टूडेंट जो ध्यान से नहीं देखते हैं स्पेलिंग को, वो डबल के की जगह पे सिंगल के भी बना सकते हैं। तो प्लीज इसको ध्यान से देखना है क्योंकि हमें बार बार ये नाम लिखना पड़ सकता है आंसर राइटिंग में। आगे क्या लिखा है, द ग्रैंड मदर कृष्टिका वॉज डीपली अटैच टू त्रिवेणीज नॉवल काशी यात्रा। उससे डीपली अटैच्ड थी, क्यों, आगे लिखा है बिकॉज द स्टोरीज मेन कैरेक्टर क्लोजली मिरर्ड हर ओन पर्सनल वैल्यूज। मिरर्ड हर ओन पर्सनल वैल्यूज मीन्स दर्शाती है, क्या दर्शाती, उनकी खुद की वैल्यूज, खुद के गुण को, खुद के व्यक्तित्व को दर्शाती थी वो कहानी जो पढ़ती थी, जो उनकी, सॉरी वो पढ़ती नहीं थी, उनको उनकी ग्रैंड
डॉटर पढ़ के सुनाती थी, तो उससे उन्होंने जोड़ लिया था और लगता था कि ये कहानी उनके ऊपर ही लिखी गई है। एंड लाइफ सिचुएशन जस्ट लाइक द प्रोटोगेनिस्ट इन द नॉवल। प्रोटोगेनिस्ट मीन्स क्या होता है? मुख्य पात्र। हमने इसको डिस्कस किया था। प्रोटोगेनिस्ट मीन्स क्या होता है? मुख्य पात्र। प्रोटोगेनिस्ट इन द नॉवल, द grandmother had never visited Kashi herself and possessed a strong desire for self-sacrifice and devotion। तो इसमें क्या मतलब है कि जो प्रोटोगेनिस्ट मतलब मुख्य पात्र, जो नॉवेल का मुख्य पात्र होता है, उससे ही उन्होंने अपने आप को रिलेट कर लिया था। क्यों? क्योंकि उसकी तरह ही वो भी काशी नहीं जा पाई थी। यहाँ पे देखिए लिखा है हैड नेवर विजिटेड काशी हरसेल्फ, वो भी काशी नहीं जा पाई थी। एंड पोसेस्ड ए स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर सेल्फ सैक्रिफाइस एंड डिवोशन, और वो भी त्याग और समर्पण की भावना को रखती थी। सेल्फ सैक्रिफाइस मीन्स त्याग की भावना रखना। उनके अंदर क्या भावना थी? क्यों ऐसा कहा गया कि वो सेल्फ सैक्रिफाइस की फीलिंग्स को रखती थी? क्योंकि वो अपनी फैमिली के लिए पूरी तरह डिवोटेड थी और अपने बच्चों के लिए उनके अंदर प्यार था, समर्पण था और बहुत ही अफेक्शन था। वो अपनी पूरी फैमिली के लिए खाना बनाती थी और सभी काम घर के करती थी। ये उनके जो ऑब्लिगेशंस थे अपनी फैमिली के लिए, उनको कंप्लीट करती थी। तो इस प्रकार से ये सभी बातें हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। आगे क्या लिखेंगे? सिंस शी वॉज इलिटरेट शी डिपेंडेंट entirely on her 12-year-old granddaughter to read the weekly episode to her। अब यहाँ पे ये बताया गया इस लाइन में कि जैसा कि हमें पता है वो इलिटरेट थी, तो वो कंप्लीटली किस पे डिपेंड रहती थी? अपनी ग्रैंड डॉटर पे, ताकि वो जो नॉवेल की स्टोरी है उनको पढ़ के सुना सके। तो यहाँ तक हमने एक पैराग्राफ ये कंप्लीट कर लिया। और हमसे दूसरे पार्ट में क्या पूछा गया? व्हाट मेड हर रियलाइज द क्रूशियल नेसेसिटी ऑफ लर्निंग। मतलब इसमें हमसे पूछा गया है कि ऐसा क्या हुआ कि उनको पढ़ना सीखने के लिए प्रेरित होना पड़ा और मजबूर होना पड़ा कि नहीं, अब उनको पढ़ना सीखना ही पड़ेगा। तो उसका आंसर भी हम यहाँ पे लिख देंगे। क्या लिखेंगे? हाउएवर व्हेन द नरेटर वाज अवे एट ए वेडिंग फॉर ए वीक। मतलब जब नरेटर कौन है? सुधा मूर्ति, जब एक 1 वीक के लिए वेडिंग सेरेमनी अपने नियर विलेज में अटेंड करने के लिए चली गई थी, तो क्या हुआ? अब यहाँ पे वीक की स्पेलिंग भी इम्पोर्टेंट है। वीक यहाँ पे क्या है? WEEK। और इसका मतलब क्या होता है? वीक मीन्स क्या होता है? सप्ताह। और दूसरी जो वीक की स्पेलिंग होती है WEAK, उसका मीन्स क्या होता है? कमजोर। तो यहाँ पे हमें दोनों में कंफ्यूजन नहीं रखना है और सही स्पेलिंग रखनी है। आगे क्या लिखेंगे? द ग्रैंड मदर फाउंड हरसेल्फ कंप्लीटली हेल्पलेस। उन्होंने अपने आप को कैसा महसूस किया? हेल्पलेस महसूस किया। और अनेबल टू डिसिफर, यहाँ पे देखिए डिसिफर मीनिंग जो है, इसका मतलब क्या होता है कि अर्थ निकाल पाना। वो अर्थ नहीं निकाल पाती थी किस चीज का? जो वो नॉवेल था उसका अर्थ निकालने में कैसी थी? अनेबल थी, उसका अर्थ नहीं निकाल सकती थी। और डिसिफर की स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है। क्या स्पेलिंग लिखेंगे इसकी? DECIPHER। ठीक है। और आगे बढ़ेंगे, आगे क्या लिखेंगे? द प्रिंटेड वर्ड, इसको डिसिफर नहीं कर पाती थी, किसका अर्थ नहीं निकाल पाती थी? जो प्रिंटेड वर्ड लिखे रहते थे। उसके अलावा वो क्या कर लेती थी? प्रेसिंग द स्पेसेस विद हर हैंड, उसके अर्थ तो नहीं निकाल पाती थी, लेकिन वो जो नॉवेल में लिखा होता था उस पर अपने हाथ फेरती थी, उंगलियां फेरती थी कि शायद मुझे कुछ समझ में आ जाए। जैसे एक छोटे बच्चे की तरह वो बुक्स में या नॉवेल में या मैगजीन में सिर्फ फिगर देखता है, चित्र देखता है और उसको देखकर ही वो खुश होता है, प्रसन्न होता है। इसी प्रकार हमारी ग्रांड जो मदर थी वो भी पढ़ना नहीं जानती थी, इसलिए सिर्फ नॉवेल पे क्या करती थी? अपनी उंगलियां फेरती थी, अपने हाथ फेरती थी और उसकी फीलिंग को महसूस करने की कोशिश करती थी। तो यहाँ पे इतना कंप्लीट कर लिया। आगे क्या लिखेंगे? दिस एम्बरसिंग सेंस ऑफ डिपेंडेंसी। अब कैसा सेंस? एम्बरसिंग सेंस। और ये मीनिंग कई बार आ चुकी है। इसका अर्थ और मीनिंग हम पहले के वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। इसका मतलब क्या होता है? संकोच करना या शर्मिंदगी महसूस करना। किस प्रकार का सेंस? एम्बरसिंग सेंस ऑफ डिपेंडेंसी, दूसरे पे निर्भर रहने की जो सोच थी, जो संकोच था वो। और मेड हर रियलाइज दैट वेल्थ इज मीनिंगलेस विदाउट लिटरेसी। इससे उनको पता चल गया कि जो उनके पास पैसा है, समृद्धि है, धन दौलत है, वो सब क्या है? वेस्ट है। विदाउट लिटरेसी, यहाँ पे क्या वर्ड है? विदाउट लिटरेसी। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो सभी पैसा, सारा धन सब क्या है? बेकार है।
इस प्रकार से ये लाइन कंप्लीट कर लेंगे। प्रॉम्प्टिंग, प्रॉम्प्टिंग मीन्स आगे बढ़ाना, उनको प्रेरित करना। उनको प्रेरित किया किस चीज, और उनके अंदर जो इच्छा थी, क्या इच्छा थी, डिटर्मिनेशन था टू बिकेम इंडिपेंडेंट। और इस चीज ने उनको बढ़ावा दिया, प्रॉम्प्ट किया कि वो आत्मनिर्भर बने और अपने लिटरेसी को गेन कर सकें। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे और आंसर राइटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे ये 117 वर्ड्स कंप्लीट होते हैं इस आंसर में। तो ये ना ही ज़्यादा बड़ा है ना ही ज़्यादा छोटा है, एक लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से। तो इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे हमसे क्या पूछा गया है और उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे। और जो भी हमने अपने पैराग्राफ्स में डिस्कस किया था, लेसन में डिस्कस किया था, वहां से हम अपना डाटा उठाएंगे और क्वेश्चन में हिंदी में पहले सोचेंगे कि क्या पूछा गया है, और फिर उसका आंसर भी हिंदी में सोचेंगे कि हम इसमें क्या क्या वर्ड्स लिख सकते हैं, इसमें क्या क्या लिखना इंपॉर्टेंट है, और ये सारी बातें हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, लिखेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है डिस्क्राइब द ग्रैंड मदर्स डिटर्मिनेशन एंड सिंसियर एफर्ट, ऐसा एफर्ट, सिंसियर एफर्ट्स टू अचीव लिटरेसी बाई टारगेट डेडलाइन ऑफ सरस्वती पूजा ड्यूरिंग दशहरा। अब हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि जो उनका सिंसियर एफर्ट था, गंभीर, उन्होंने बहुत ही गंभीर प्रयत्न किया था, प्रयास किया था कि वो अपनी लिटरेसी को अचीव कर सकें, उसके लिए उन्होंने क्या क्या किया। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है डिस्क्राइब द ग्रैंडमदर डिटर्मिनेशन एंड सिंसियर एफर्ट टू अचीव लिटरेसी बाय द टारगेट डेडलाइन ऑफ सरस्वती पूजा ड्यूरिंग दशहरा। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने प्रैक्टिस की थी, ठीक है, और अपनी डेडलाइन को सेट किया था कि हम इस डेडलाइन तक यानी सरस्वती पूजा वाले दिन तक अपनी लिटरेसी को अचीव कर लेंगे। इसके लिए उन्होंने बहुत ही प्रैक्टिस की, बहुत ही एफर्ट किया। उन्होंने क्या किया, रिसाइट किया, रीराइट किया और रिमेम्बर किया सारी चीजें। इस प्रकार से हम इन सभी बातों को इस क्वेश्चन में लिख देंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्या लिख सकते हैं हम इसमें। When a 62-year-old grandmother expressed her desire to learn, तो expressed her desire to learn मतलब यहाँ पे उन्होंने अपनी डिजायर को एक्सप्रेस किया। तो एक्सप्रेस किया क्यों, कौन सी डिजायर को, कि वो पढ़ना सीखना चाहती थी, इतनी ज्यादा उम्र के बाद में भी वो पढ़ने की इच्छुक थी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया। तो क्या लिखेंगे, when 62-year-old grandmother expressed her desire to learn कन्नड़ अल्फाबेट। फिर उसके बाद में कॉमा लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे, द नरेटर इनिशियली मेड फन ऑफ हर एडवांस एज। तो जो नरेटर है उन्होंने मजाक उड़ाया, मजाक बनाया किस चीज का, उनकी एडवांस एज का, उनके सफेद बालों का, और उनकी जो ड्यूटीज थी घर में, क्या ड्यूटीज थी, वो किचन में काम करती रहती थी, और उनके जो फैमिली ऑब्लिगेशंस थे, उत्तरदायित्व थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, ये सभी चीजें उनके ऊपर थी। तो नरेटर का क्या मानना था कि इतना सारा काम करने के बाद में और इतनी ज्यादा उम्र में, जैसा कि उनकी उम्र कितनी हो गई थी, 62 ईयर्स, तो ये पढ़ना कैसे सीख सकती थी, इसलिए उनको ये कैसा लगा, मजाकपन लगा। और आगे क्या लिखेंगे, हाउएवर द ग्रैंड मदर रिमेन्ड अनअटर्ड। अनअटर्ड मीन्स क्या होता है कि उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, कुछ भी उन्होंने नहीं कहा, और बल्कि क्या किया, फॉर्मली बिलीविंग, फॉर्मली मीन्स दृढ़ता से, और उन्होंने, उनका क्या मानना था, फॉर्मली बिलीविंग दैट डिटर्मिनेशन कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल एंड दैट लर्निंग हैज नो एज बार। और उनका मानना था कि अगर आपके अंदर दृढ़ संकल्प है, डिटर्मिनेशन पावर है, तो आप किसी भी बाधा से बाहर निकल सकते हो, उस पर विजय पा सकते हो, और आपकी एज इसमें कोई भी रुकावट नहीं डालेगी। इसीलिए यहाँ पे वर्ड आया है लर्निंग हैज नो एज बार, यानी कि कोई भी उम्र सीखने की नहीं होती है, ठीक है, आप किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकते हो। आगे क्या लिखेंगे, सी सेट ए स्ट्रिक्ट टारगेट, उन्होंने एक स्ट्रिक्ट टारगेट अपना सेट किया, किस चीज का, फॉर हरसेल्फ टू रीड नॉवेल इंडिपेंडेंटली बाय सरस्वती पूजा ड्यूरिंग दशहरा। उन्होंने टारगेट सेट किया कि मुझे दशहरा पूजा तक क्या सीखना है, अपना इंडिपेंडेंट हो जाना है, पढ़ना सीखना है, मैं खुद से पढ़ना सीख जाऊं। आगे क्या लिखेंगे, एज एन एक्सेप्शनल एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। अब ये वर्ड क्यों आया यहाँ पे, एक्सेप्शनल और हार्ड वर्किंग किसके लिए आया, ग्रैंड मदर के लिए। क्यों, क्योंकि वो एक्सेप्शनल क्यों थी, यहाँ पे क्यों ऐसा कहा गया कि एक्सेप्शनल थी,
क्योंकि उनकी एज ज़्यादा हो गई थी, उनके घर की जो फैमिली की ऑब्लिगेशंस थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, वो बहुत ही ज़्यादा थी। और यहाँ पे वो उनकी जो लगन है, वो इच्छा है, वो उनकी दृढ़ इच्छा के कारण उनको एक्सेप्शनल स्टूडेंट कहा गया है। आगे क्या लिखेंगे? सी डिवोटेड इमेंस एफर्ट टू हर स्टडीज बाय रीडिंग, रिपीटिंग, राइटिंग एंड रिसाइटिंग हर लेसन कॉन्टिन्यूसली। तो उन्होंने क्या किया? डिवोटेड इमेंस एफर्ट मीन्स उन्होंने बहुत ही गंभीर प्रयत्न किया और इसके लिए वो पूरी तरह से समर्पित हो गए थे, अपना पूरा समर्पण कर दिया था उन्होंने, और बहुत ही एफर्ट किया, प्रयास किया। और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया? रीडिंग की। आप कोई भी चीज़ सीखते हैं तो लर्न करते हैं कॉपी में आंसर राइटिंग के लिए या एग्जाम देने के लिए, तो आप क्या क्या करते हैं? रीडिंग करते हैं, रीराइटिंग करते हैं, रिपीट करते हैं और आंसर लिखकर बार बार प्रैक्टिस करते हैं। तो यही सभी चीज़ें ग्रैंड मदर ने भी की। क्या क्या उन्होंने किया? रीडिंग किया, रिपीट किया, राइट किया, लिख कर देखा और रिसाइट भी किया, उन्होंने याद भी किया। किस चीज़ को? अपने लेसन्स को। और कॉन्टिन्यूसली मीन्स लगातार। थ्रू हर अनवेवरिंग डिसिप्लिन मीन्स क्या होता है कि अडिग प्रयास, और उनके जो अनुशासन था उसको, मतलब उनका अनुशासन ऐसा था कि किसी भी बाधा में, किसी भी मुसीबत में हटने वाला नहीं था। उन्होंने जो एक बार डिसाइड कर लिया, ठान लिया, वो उनको करना ही था। तो यहाँ पे इसीलिए कहा गया कि अनवेवरिंग डिसिप्लिन, उनका जो अनुशासन था कैसा था? अडिग था। अपने अडिग अनुशासन से, डिटर्मिनेशन से, इच्छा शक्ति से और डिलीजेंट प्रैक्टिस, और अपने प्रैक्टिस, लगातार प्रैक्टिस के कारण उनको क्या हुआ? अंडर हर यंग डाटर्स गाइडेंस, अपनी जो उनकी डाटर थी उनके गाइडेंस के अंदर, सी सक्सेसफुली मेट हर डेडलाइन एंड अचीव कंप्लीट लिटरेसी। अपनी जो उनकी पोती थी, ग्रैंड डॉटर थी, उसकी गाइडलाइन के अंदर उन्होंने पढ़ना सिखाया था, क्योंकि अपनी ग्रैंड मदर को। तो ये सारी बातें यहाँ पे इसीलिए बताई गई हैं क्योंकि उनकी ग्रैंड डॉटर ने भी बहुत ही हेल्प की थी और पैसेंस के साथ में, धैर्यपूर्वक उन्होंने पढ़ना सिखाया था। ऐसा नहीं कि पढ़ाते समय अपनी दादी माँ पे वो कोई भी चिड़चिड़ा व्यवहार करती हो या उनके ऊपर कोई गुस्सा करती हो, ऐसा नहीं था। यहाँ पे उन्होंने बहुत ही गाइड किया और सभी चीज़ें उन्होंने विस्तार से बताई, और इस प्रकार से उन्होंने अपनी डेडलाइन को कंप्लीट किया और उन्होंने लिटरेसी अचीव की। किसने? ग्रैंड मदर ने। तो इस प्रकार से हम इस आंसर को कंप्लीट कर लेंगे। एक क्वेश्चन और बचा है, थर्ड क्वेश्चन, इसको भी देख लेते हैं कि इसका आंसर हम कैसे देंगे और इसमें हमसे क्या पूछा गया है। थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, एक मिनट, यस, थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, व्हाई डिड द ग्रैंडमदर टच हर यंग daughter's feet on Dasera and what profound lesson, कैसा लेसन? profound lesson does this act convey regarding education and respect। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है profound lesson। profound lesson मीन्स क्या होता है कि कोई सबक सीखना। इस लेसन से हमको सबक क्या मिलता है? क्या गहन शिक्षा मिलती है? गहन शिक्षा क्या मिलती है इस लेसन से? जब ग्रैंड मदर ने ग्रैंड डॉटर के पैरों को छुआ, उनको रिस्पेक्ट दी, और ये सभी बातें यहाँ पे पूछी गई हैं। तो इस लेसन से हमको क्या शिक्षा मिलती है, ये हमसे पूछा गया है। तो जैसा कि हमने अपने पैराग्राफ्स में लेसन को पढ़ते समय डिस्कस किया था कि ग्रैंड मदर का मानना था कि जो एज है उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें अपने गुरुओं का, अपने टीचर्स का सम्मान करना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ एनी हायरार्की एंड एज। और हमारे स्क्रिप्चर्स में, हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी यही लिखा है। ये सभी बातें उन्होंने अपनी ग्रैंड डॉटर से कही थी जब ग्रैंड डॉटर ने इस चीज़ का अपोज किया था कि अरे आपने मेरे पैर क्यों छू लिए। तो ये सभी बातें हम अपने पैराग्राफ्स में पढ़ चुके हैं, उनको देख चुके हैं। और अगर आपने वो पैराग्राफ्स नहीं पढ़े हैं, उनकी मीनिंग को नहीं समझा है, तो प्लीज़ आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या लिखेंगे। ऑन दशहरा, आफ्टर अचीविंग हर गोल ऑफ बिकमिंग लिटरेट, द ग्रैंड मदर परफॉर्म्ड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्ट। एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्ट उन्होंने परफॉर्म किया। एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्ट क्या था कि उन्होंने अपनी ग्रैंड डॉटर के पैर छुए थे। तो पूरा देख लेते हैं, पूरा सेंटेंस क्या हुआ। ऑन दशहरा, दशहरा वाले दिन, आफ्टर अचीविंग हर गोल ऑफ बिकमिंग लिटरेट, वो लिटरेट हो गई थी, अपने गोल को अचीव कर लिया था। द ग्रैंड मदर परफॉर्म एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्ट बाय बेंडिंग डाउन एंड टचिंग हर 12-year-old ग्रैंड डॉटर्स फीट।
और झुककर अपनी ग्रैंड डॉटर के उन्होंने पैर छुए। यही क्या था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्ट, मतलब एक असाधारण काम था जो जनरली लोग नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। आगे क्या लिखेंगे, दिस गेस्चर डीपली सरप्राइज द नरेटर। अब यहाँ पे वर्ड आया है गेस्चर। गेस्चर मीन्स क्या होता है, जेस्चर मीन्स होता है कि ऐसा काम, ऐसे शारीरिक हाव भाव से आप इशारा करें जो लोगों को, दूसरे लोगों को समझ में आए। जैसे किसी को साइलेंट करने के लिए, क्लास में साइलेंट करने के लिए मुंह पे उंगली रख लेना कि साइलेंट हो जाओ, या दूसरे तरीके से किसी चीज को समझाना, कोई स्टॉप करने के लिए, मना करने के लिए इशारा करना, ये सभी बातें किसके अंदर आएंगी, जेस्चर के अंदर। और इसकी स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है, GESTURE। इस प्रकार से इसकी स्पेलिंग को भी हम प्रैक्टिस करेंगे और इसका मीनिंग भी समझेंगे। तो क्या हुआ आगे, दिस जेस्चर डीपली सरप्राइज्ड द नरेटर एज इंडियन ट्रेडिशन डिक्टेट्स दैट यंगस्टर टच द फीट ऑफ एल्डर नॉट द रिवर्स। अब इस लाइन में हमको बताया गया है कि वो इस जेस्चर से, इस काम से बहुत ही सरप्राइज हुआ। कौन, नरेटर, यानी कि सुधा मूर्ति जो उनकी ग्रैंड डॉटर थी। क्यों, क्योंकि इंडियन ट्रेडिशन है वो हमें क्या बताता है कि जो छोटे लोग होते हैं वो बड़े लोगों को पैर छूते हैं, लेकिन यहाँ पे तो इसका उल्टा हुआ, इसीलिए यहाँ पे लिखा है नॉट द रिवर्स। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया। आगे क्या लिखेंगे, द ग्रैंड मदर क्लेरिफाइड दैट शी वॉज नॉट टचिंग द फीट ऑफ हर ग्रैंड डॉटर। उन्होंने क्लियरिफाई किया, इस बात का स्पष्टीकरण किया किसने, ग्रैंड मदर ने, और कहा कि वो ऐसा नहीं है कि अपनी ग्रैंड डॉटर के पैर छू रही हैं, क्योंकि उनका मानना था कि हमारी जो ग्रैंड डॉटर है जिसने उनको पढ़ना सिखाया था वो उनके लिए टीचर थी, एक गुरु थी, वो अपने उनको शिक्षक के रूप में देखती थी। बट लिखा है आगे, बट रेदर गोइंग टू हर रिवियर्ड टीचर। रिवियर्ड टीचर मीन्स पूजनीय अध्यापक, पूजनीय शिक्षक, बहुत ही सम्मानित शिक्षक, इसीलिए यहाँ पे रिवियर्ड टीचर वर्ड लिखा है। और ये स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज इसको नोट डाउन करिए और इसको प्रैक्टिस भी करिए, काहे कि ये स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है और हम अपने आंसर राइटिंग में इसको लिख सकते हैं। तो इसकी स्पेलिंग भी देख लेते हैं, REVERED, रिवियर्ड टीचर। आगे, हु हैड टॉट हर विद इमेंस पैशंस एंड अफेक्शन, जिसने उनको पढ़ाया था। कैसे पढ़ाया था, बहुत ही समर्पण भाव के साथ में, बहुत ही स्नेह के साथ में पढ़ाया और बहुत ही धैर्यपूर्वक पढ़ाया। आगे फुल स्टॉप के बाद में क्या लिखेंगे, दिस हाईलाइटेड दैट स्क्रिप्चर मैंडेट ऑनरिंग ए गुरु रिगार्डलेस ऑफ एज और जेंडर। और सी हाईलाइटेड, उन्होंने इस बात को हाईलाइटेड किया कि हमारे ग्रंथों में, स्क्रिप्चर्स मीन्स क्या होता है, धार्मिक ग्रंथ, तो उसमें भी लिखा हुआ है कि हमें अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। कैसे, रिगार्डलेस ऑफ एज, चाहे उनकी एज कुछ भी हो, चाहे उनका जेंडर कुछ भी हो, या चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें उनका, अपने टीचर्स का सम्मान करना चाहिए। आगे, दिस एक्ट कन्वे द प्रोफाउंड लेसन। अब वही बात आगे, प्रोफाउंड लेसन मीन्स हमें सबक मिलता है, सीख मिलती है। क्या सीख मिलती है, दैट एजुकेशन बिस्टॉज, बिस्टॉज मीन्स प्रदान करना, बिस्टॉज मीन्स प्रदान करना। ये भी स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप हाईलाइट करके अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए, BESTOWS, बिस्टॉज। बिस्टॉज मीन्स प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है, ट्रू इंडिपेंडेंस एंड डिग्निटी, एक सच्ची आज़ादी और गरिमा। कैसे, एंड दैट ए टीचर डिजर्व सुप्रीम रिस्पेक्ट इररेस्पेक्टिव ऑफ ट्रेडिशनल फैमिली हायरार्की और एज। और दैट टीचर डिजर्व, एक टीचर डिजर्व करता है, किस चीज को डिजर्व करता है, रिस्पेक्ट को। चाहे हमारी फैमिली में हायरार्की मीन्स क्या होता है, हायरार्की मीन्स होता है पदक्रम, जैसे कोई बड़ा है या छोटा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे उसकी एज कुछ भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि फर्क कैसे पड़ता है कि टीचर क्या डिजर्व करता है, सम्मान को डिजर्व करता है। इस प्रकार से हम यहाँ पे इस आंसर को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने टोटल 3 क्वेश्चंस को देखा और उनका आंसर राइटिंग कैसे करेंगे वो भी देखा। जो क्वेश्चन लिखते समय, प्रैक्टिस करते समय इंपॉर्टेंट मीनिंग है उनको भी हमने अंडरलाइन किया था और आपने उन मीनिंग को भी समझा कि इसका अर्थ क्या है। इस प्रकार से हम अपने लॉन्ग क्वेश्चंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते रहेंगे। और आज हमने इस वीडियो में 3 क्वेश्चन देखे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ में, और तब तक के लिए आप
इस वीडियो को देखिए, और अगर आपने जो पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उनको भी देखिए और दूसरों अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।